This conference will now be recorded. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. बच्चे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम मोनोपोली डिस्कस कर रहे थे। अब मैं डिफरेंट सिचुएशंस आपके सामने डिस्कस करने लगा हूं इक्विलिब्रियम की। Situations of equilibrium. First one, in the short run. X-axis origin point, y-axis के along मेजर करते हैं cost and revenue। और x-axis के along output। ठीक हो गया जी बच्चे। मोनोपोली की सिचुएशन में बच्चे मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व और एवरेज रेवेन्यू का कर्व। ठीक हो गया। नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व होता। एवरेज कॉस्ट जी मार्जिनल कॉस्ट। अच्छा बच्चे, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MRO, वो पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी लाइन को ऊपर एक्सटेंड करना है। जिस पॉइंट पे ये एवरेज रेवेन्यू को टच करेगी, ये प्राइस डिटरमिन होगी। जिस पॉइंट पे इसने एवरेज कॉस्ट को कट किया वो कॉस्ट है। अच्छा, इस पॉइंट को हम A पॉइंट बोलते हैं और इस पॉइंट को हम B पॉइंट बोलते हैं। और दरमियान का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को। ठीक है ना? आपको याद है? मैं रिकॉल करवा रहा हूँ सिर्फ, तभी मैंने क्विकली रिकॉल करवाई आपको। ये डायग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे जी। इसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे किया करते थे, हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते थे। जी जी जनाब, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही हो गया। अच्छा बच्चे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट।
जी बच्चे, टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज रेवेन्यू, या बच्चे प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। जी जनाब, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जी बच्चे, अब देखिए, ये ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से ये प्राइस है। जिस पॉइंट पे इस लाइन ने एवरेज रेवेन्यू को टच किया, ये प्राइस की लाइन है। ओ से पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्राइस को। अच्छा बच्चे, ओ से क्यू इतने नंबर ऑफ यूनिट्स मार्केट में सेल किए, ओ से क्यू इंटू ओ क्यू। अच्छा बच्चे, अब ओ पी इंटू किस किस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ओ से पी को ओ क्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये रेक्टेंगल है ओ पी ए क्यू। क्लियर है? ये रिप्रेजेंट कर रही है ओ पी ए क्यू। ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? टोटल रेवेन्यू। अच्छा बच्चे, इसी तरह से टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एवरेज कॉस्ट ओ से सी पॉइंट तक, क्योंकि ये लाइन किसको टच करके, जी ये लाइन हमने जो ड्रॉ की थी इक्विलिब्रियम वाली लाइन, इसने एवरेज कॉस्ट को जिस पॉइंट पे कट किया, वो कॉस्ट कॉस्ट का पॉइंट हमें डिटरमिन हो गया। अच्छा बच्चे, ये है एवरेज कॉस्ट। अच्छा बच्चे, जितने यूनिट प्रोड्यूस किए वो ओ क्यू, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो बच्चे क्या होगा? ओ सी बी क्यू। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इरेज कर दिया। जी बच्चे, हमने इक्विलिब्रियम के लिए ये लाइन ड्रॉ की है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ऐसा ही है ना? ये इसकी नेसेसरी कंडीशन कहलाती है। अच्छा, जिस पॉइंट पे MC इज इक्वल टू MR होंगे, वो हमने लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन एवरेज रेवेन्यू को जिस पॉइंट पे टच करेगी, वो प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। और इस लाइन ने जिस पॉइंट पे कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को कट किया, वो पॉइंट हमारे लिए कॉस्ट डिटरमिन होगी। क्लियर हो गया? प्राइस हम ये चार्ज कर रहे हैं और प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट इतनी लग रही है, और जो डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को। अच्छा बच्चे, इसी तरह से ओ सी कॉस्ट, प्रोडक्शन ओ क्यू। अच्छा बच्चे, ओ सी ओ सॉरी ओ सी बी क्यू, ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एवरेज कॉस्ट इनटू यूनिट प्रोड्यूस टोटल कॉस्ट। एक्सीलेंट। ओ सी बी क्यू। जी बच्चे, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? और आप लोगों को समझ भी आ रही है? ये रिपीट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज करवा दिया। अभी जब मैं नई डायग्राम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। ओपी ए क्यू माइनस ओ सी बी क्यू, इनका डिफरेंस, ये शेडेड एरिया है, सी पी ए बी। रिपीट कर रहा हूं, सी पी ए बी, सी पी ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट सी पी ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। बिल्कुल ठीक हो गया जी, एक्सीलेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? सब बातें क्लियर हो गई? चलें जी, बिल्कुल ठीक हो गया। अब बच्चे, हम सिचुएशन डिस्कस करने वाले हैं इन द लॉन्ग रन। ठीक है जी बच्चे।
अच्छा बच्चे, एक मोनोपोली फर्म not utilizing all their resources, वो अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रही होती, या अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर रही होती ऑप्टिमली, मैक्सिमम, एफिशिएंटली भी कह सकते हैं और मैक्सिमम भी कह सकते हैं। वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली या मैक्सिमम अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल नहीं कर रही होती, कुछ स्पेयर कैपेसिटी मौजूद होती है, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर सकती है, वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती है। जब वो अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करेगी तो क्या इन द लॉन्ग रन प्रोडक्शन बढ़नी जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन, जी वो अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर सकती है, ठीक है ना। तो वो इन द लॉन्ग रन क्या कर सकती है, इन द लॉन्ग रन एक मोनोपोली फर्म अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर सकती है, जी एक्सपेंड इट्स आउटपुट, आउटपुट को एक्सपेंड कर सकती है, बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है, ठीक हो गया जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अब इस सिचुएशन के लिए हम डायग्राम को समझते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस, जी वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ जी बच्चे, दोबारा सुनिएगा जी। बच्चे, लॉन्ग रन में मोनोपोली फर्म, अब हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके अपने आउटपुट को एक्सपेंड कर सकती है, क्योंकि वो शॉर्ट रन के अंदर अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज नहीं कर रही होती, उसके रिसोर्सेज ऑप्टिमली मैक्सिमम फुली यूटिलाइज नहीं हो रहे होते। दैट्स मीन कि वो फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मजीद आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब लॉन्ग रन के अंदर वो जब फर्दर प्रोडक्शन या मजीद आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, तो तब सिचुएशन क्या है, अगेन जैसे शॉर्ट रन में उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हुआ था, इसी तरह से लॉन्ग रन में भी उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो अब हम उसकी वर्किंग समझने लगे हैं कि कैसे इसे लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है जी बच्चे। जी बच्चे, मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व और एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जी बच्चे मार्जिनल कॉस्ट लॉन्ग रन में, ठीक हो गया। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल रखना होता है, आपने कर्व्स तो नहीं बनाने, लेकिन बहरहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट
लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को कट करे वो मिनिमम पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, अब जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो जाए वो पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, अब इस बात को जरा समझिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन ये लाइन ड्रॉ की मैंने, जिस पॉइंट पे इसने टच किया एवरेज रेवेन्यू को, प्राइस की लाइन है। जिस पॉइंट पे इसने एवरेज कॉस्ट को कट किया, ये कॉस्ट का पॉइंट है। इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल देता हूँ। अब अगेन शेडेड एरिया रिप्रेजेंट किसे कर रहा है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को। ठीक हो गया जी। तो इसे शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। क्यों सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है? क्योंकि इसका कोई फर्दर कंपेटिटर मौजूद नहीं है। कंज्यूमर के पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो ये हाई प्राइसेस चार्ज करता है। जब ये हाई प्राइसेस चार्ज करता है तो इससे कौन सा प्रॉफिट होगा? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ये बात, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात बच्चे। मोनोपली फर्म जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, क्या मार्केट में उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है? उसका तो कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। जब उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो ये हाई प्राइसेस नहीं चार्ज करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोनोपली फर्म हाई प्राइसेस चार्ज करेगी। अब जब मोनोपली फर्म हाई प्राइसेस चार्ज करेगी मार्केट में, तो फिर उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अब इसकी कैलकुलेशन मैं अगेन आपको समझाने लगा हूं, दोबारा देख लीजिएगा बच्चे ये पॉइंट। आउटपुट। अच्छा बच्चे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं? प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जी बच्चे, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है? एवरेज रेवेन्यू, क्या बच्चे, प्राइस इनटू यूनिट प्रोड्यूस्ड। जी बच्चे, प्राइस क्या है? ओ पी, यही प्राइस है ना, पॉइंट ओ से पी पॉइंट तक। प्राइस मल्टीप्लाई बाय यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? ओ से क्यू तक, ओ क्यू। अच्छा बच्चे, अब ये रेक्टेंगल ओ पी, प्राइस ओ क्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रेक्टेंगल बन जाएगी ओ पी ए क्यू। ओ पी ए क्यू टोटल रेवेन्यू। इसी तरह से बच्चे, अब टोटल कॉस्ट किसके इक्वल होगी? टोटल कॉस्ट इक्वल होगी एवरेज कॉस्ट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की पर यूनिट कॉस्ट कितनी इंकर करनी पड़ रही है, वो ओसी। क्योंकि ये लाइन जब हमने ड्रॉ की थी, इस लाइन ने जिस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट को कट किया था, ये कॉस्ट हमारी डिटरमिन होगी। एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की इतनी कॉस्ट लग रही है, तो वो किसको, कितना एरिया है? ओ से सी। तो ओ सी मल्टीप्लाई बाय यूनिट कितने प्रोड्यूस किए? ओ से क्यू तक, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की। बिल्कुल ठीक हो गया जी, शाबाश। अच्छा, अब ओ सी ये कॉस्ट, ओ क्यू यूनिट प्रोड्यूस्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ओ सी ओ क्यू को, रेक्टेंगल बन जाएगी ओ सी बी क्यू। शाबाश, ओ सी बी क्यू। तो ओ सी बी क्यू, तो बच्चे प्रॉफिट इसके इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट होगा ओ पी ए क्यू माइनस ओ सी बी क्यू। अच्छा जी बच्चे, ओ पी ए क्यू माइनस ओ सी बी क्यू, डिफरेंस क्या होगा? सी पी ए बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, सी पी ए बी, सी पी ए बी। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? बात समझ में आ गई है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? चले जी, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं अब आपके साथ रीडिंग भी कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डायग्राम भी समझ में आ गई? जी डायग्राम समझ में आ गई है जी।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ग रन जी, लॉन्ग रन के अंदर एक मोनोपोलिस्ट फर्म बदल सकती है अपने इनपुट रिसोर्सेज को मार्केट की डिमांड के मुताबिक। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो वो अपने रिसोर्सेज ज्यादा यूटिलाइज करके ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक हो गया ना? तो लॉन्ग रन में एक मोनोपोलिस्ट फर्म अपने रिसोर्सेज को ज्यादा भी यूटिलाइज कर सकती है, लेकिन ज्यादा कब यूटिलाइज करेगी? जब मार्केट में उसकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों ऐसा क्यों कर सकती है? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर मोनोपोलिस्ट ने अपने तमाम रिसोर्सेज को तो यूटिलाइज ही नहीं किया था। तो क्योंकि मोनोपोलिस्ट फर्म नॉट यूटिलाइजिंग, नहीं इस्तेमाल कर रही अपने तमाम रिसोर्सेज को फुली। ठीक है जी, ठीक हो गया। तो फर्म की एबिलिटी है, फर्म इस तरह से कर सकती है। क्या कर सकती है? वो अपने आउटपुट को, प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, एक्सपैंड कर सकती है डिमांड के मुताबिक, जो मार्केट में इंक्रीज कर जाएगी। अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो वो उस डिमांड के मुताबिक अपने आउटपुट को भी बढ़ा सकती है, क्योंकि उसके पास मजीद कैपेसिटी मौजूद है। वो फुली रिसोर्सेज को यूटिलाइज तो नहीं कर रही। इसी वजह से एक फर्म कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में भी? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक हो गया जी बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाकी ये कैलकुलेशन करके मैंने आपको डायग्राम बना के सिखा दी है, ऐसे डायग्राम बनती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बस इसमें ख्याल रखना है, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कब होगा, वो फ्लैटर कब होगा। कौन सा कब होगा? फ्लैटर कब होगा। ठीक है जी? जी, सब लोगों को बात क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको आप खुद से पढ़ लेंगे। अच्छा, अब अगली सिचुएशन। अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर क्या लॉन्ग रन में भी इसको हमेशा से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा? नहीं बच्चे, ऐसा नहीं होता। हमेशा से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग रन भी हो सकता है। जैसे कि मार्केट में कोई नई एंट्रेंस का खदशा हो, मोनोपोली को डर हो कि मार्केट में कोई नया कंपेटिटर दाखिल हो सकता है और वो भी मुझे टफ टाइम दे सकता है। तो फिर क्या करती है फर्म? मोनोपोली फर्म अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। जब वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करेगी, नई फर्म के लिए जो अभी नई एंटर हो रही है मार्केट में, उसके लिए उस प्राइस में उस प्रोडक्ट्स को सेल करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। आपको याद होगा, मैंने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था स्ट्रेटजी का। मैंने कहा था दो तरह की स्ट्रेटजी होती है। आप अपनी प्राइस मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की इतनी कम रख दें, अपनी प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में इतनी लो कर दें कि किसी और फर्म के लिए पॉसिबल ही ना हो कि वो उस प्राइस में प्रोडक्ट को ऑफर कर सके। ठीक हो गया? अच्छा, दूसरी क्या हो सकती है? दूसरी ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी बना डालें कि कोई ऐसी क्वालिटी के प्रोडक्ट बना ही ना सके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये है कि मोनोपोली फर्म अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को काफी रिड्यूस कर देती है। जब वो रिड्यूस कर देती है, तो फिर नई फर्म जो उसे टफ टाइम दे सकती है मार्केट में एंटर होके, उसके लिए मार्केट में एंटर होना मुश्किल हो जाता है इस स्ट्रेटेजी की वजह से। अब ये बात हम पढ़ने वाले हैं। अगरचे बैरियर्स मौजूद है, हर्डल्स मौजूद है, ठीक है, नई एंट्रेंस के लिए मोनोपोली में। However, ताहम इफ देयर आर इज अ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, मगर फिर भी खदशा होता है, डर होता है कि कोई नई फर्म मार्केट में एंटर ना हो जाए। मोनोपोलिस्ट इम्प्लीमेंट अ प्राइस रिडक्शन स्ट्रेटजी। क्या करती है? अपनी प्राइस की रिडक्शन की स्ट्रेटजी बनाती है, जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को रिड्यूस कर देती है। अच्छा, अब अगर प्राइस रिड्यूस करेगी, ठीक है, अगर वो अपनी प्राइस को रिड्यूस करेगी, प्राइस की रिडक्शन की वजह से उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो नहीं होगा, किसमें चली जाएगी? जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था। जल्दी से मुझे बताएं, अगर वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को रिड्यूस करेगी, शाबाश, बिल्कुल सही बताया जी, बिल्कुल ठीक बताया। उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट, नहीं जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक हो गया जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? अच्छा बच्चे, उस सिचुएशन में
ये कर्व बन जाएगा। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस जी, वाई एक्सिस के अलोंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और एक्स एक्सिस के अलोंग आउटपुट। जी, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। ठीक हो गया जी, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। फ्लैटर कर्व बनाया मैंने, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। ठीक हो गया जी, मैंने किसका कर्व बना दिया, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का कर्व। अब जी मार्जिनल कॉस्ट का कर्व बनाना है मुझे। जी, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का कर्व। ठीक हो गया। अच्छा बच्चे, अब इसमें ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसी से अपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट बचे क्वांटिटी का पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, और ये वो टेंजेंशियल पॉइंट बन गया आपका, और ये प्राइस का पॉइंट। इस पॉइंट को हम ए पॉइंट बोल देते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये कर्व बन गया। अब इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस सिचुएशन में हुआ जो टेंजेंशियल पॉइंट है, क्वांटिटी की लाइन एग्जैक्टली वहां पे ड्रॉ होगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगा। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया हुआ है एट नॉर्मल प्रॉफिट, याद आई मेरी बात, एट नॉर्मल प्रॉफिट, एट नॉर्मल प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। या हम इसको इस तरह भी तो कहते थे ना कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। याद आई मेरी बात। चले मैं टोटल रेवेन्यू को प्रूव करता हूँ। टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगी, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज रेवेन्यू या बच्चे प्राइस इनटू यूनिट सोल्ड। अच्छा बच्चे, एवरेज रेवेन्यू ओपी, यूनिट सोल्ड ओ क्यू, तो रेक्टेंगल टोटल बन जाएगी ओ पी ए क्यू। इसी तरह से बच्चे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया आपने। अच्छा बच्चे, एवरेज कॉस्ट भी ओपी ही है, क्योंकि एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इक्वल है, मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू, ये भी बच्चे ओ पी ए क्यू। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो गई, टोटल कॉस्ट के। याद है ना आपको ये बात। तो क्या होगा, ओ पी ए क्यू इज इक्वल टू ओ पी ए क्यू। तो जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, टोटल कॉस्ट के। जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, सब बातें क्लियर हो गई। ठीक है, मैं आपके साथ रीडिंग भी कर दूं इसकी, जी मैं इसके आपके साथ रीडिंग भी कर देता हूं ताकि आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक हो गया जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चे, अगरचे दिस इज सिमिलर टू शॉर्ट रन, yet average cost curve in the long run is flatter than in the short run। कहता है गो के एवरेज कॉस्ट का कर्व तकरीबन वैसा ही होता है जैसे कि शॉर्ट रन में होता है, लेकिन ये लॉन्ग रन में जरा ज्यादा फ्लैटर होता है।
शॉर्ट रन की बनिस्बत। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वलेंट है? ओपी, क्योंकि प्राइस भी है और ये कॉस्ट के इक्वलेंट भी है। एम क्यू वन इक्विलिब्रियम को ई से और इस पॉइंट को एम से उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इस डायग्राम में, तो हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ था। तो देखिएगा ओ पी एम क्यू वन, ओ सी एम क्यू वन, क्योंकि पहले ही कह दिया है पी इज इक्वल टू सी। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब है टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पीसीएमएन इज शोइंग द फर्म्स टोटल प्रॉफिट which is derived by using key rule MC is equal to MR. MC is equal to MR, ये वो पॉइंट है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है। तो अब अगर हम इस डायग्राम को पूरा ड्रॉ किया तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसको पढ़ने के लिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वैसे मैंने आपको समझा दिया है कि ये डायग्राम बेसिकली ड्रॉ कैसे हुई। द फर्म इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट लेवल Q1 इन द लॉन्ग रन एज फर्म फील एनी थ्रेट ऑफ न्यू फर्म। जैसे ही लॉन्ग रन में फर्म को कोई महसूस होता है कि कोई नई फर्म दाखिल हो सकती है मार्केट में, ये अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस को डिक्रीज कर लेती है प्रिवेंशन के तौर पे। दिस डिक्रीज इन प्राइस इक्वल्स फर्म रेवेन्यू, और ये प्राइस का डिक्रीज किसके इक्वल हो जाएगा? उसके रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा टू इट्स कॉस्ट फॉर अ गिवन टाइम। तो इसका मतलब है कि टोटल रेवेन्यू किसके इक्वल होगा? टोटल कॉस्ट के। या हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट के। क्योंकि देखिए ना, एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, सॉरी, एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रोड्यूस, क्यू ही है ना। तो इन अ नटशेल ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, अब कंक्लूसिवली एक हिंदी में बात मोनोपोलिस्टिक कर रहे हैं। फर्म क्या करती है? मैं सुपर जनाब आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ हाजी खान घर से। ओनली। तो भाई सुबह से नेट बार बार आ रहा है, जा रहा, आ रहा, जा रहा। बच्चे माइक अपना ऑफ अंदर कर चलता है। लीजिएगा, माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा। किसी बच्चे का ना माइक ऑन था जी। मोनोपोलिस्ट फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है लॉन्ग रन में। ठीक है, क्लियर हो गया जी बच्चे? इफ देयर आर इनफ डिटरेंट्स फॉर कंपेटिटर्स टू एंटर इनटू मार्केट, इफ अदरवाइज इट कैन अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। कहते हैं कि अगर हर्डल्स हुई, कि बैरियर्स हुए कि कोई नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती, तो फिर तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर कोई डर हो कि कोई नई फर्म भी मार्केट में एंटर हो सकती है, तो मोनोपोली फर्म अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देती है। जब अपनी प्राइस को रिड्यूस करेगी तो फिर उसे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होगा, फिर उस सिचुएशन में उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है जी बच्चे, अब मुझे बताइएगा इस टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, कोई ऐसी बात जो मैं आपको ना समझा पाया हूं, जल्दी से जल्दी से। जी ठीक हो गया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा बच्चे, अब एग्जाम में आपसे एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज जरा अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करने हैं। अच्छा, अब एग्जाम में आपसे कहा जा सकता है डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस, वो क्या है वो बताइएगा। ठीक है जी, तो हम डिस्कस करते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या ड्रॉबैक्स है मोनोपोली के। जी, सबसे पहला पॉइंट जो अभी हमने डिस्कस किया, मोनोपोली फर्म हाई प्राइसेस चार्ज करती है। अच्छा, अब हाई प्राइसेस क्यों चार्ज करती है? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मोनोपोली फर्म हाई प्राइसेस क्यों चार्ज करती है, आप मुझे जवाब देंगे, आप कहेंगे क्योंकि मोनोपोली की सिचुएशन में एक सिंगल फर्म होती है, मार्केट में कोई और कंपैटिटर तो नहीं होता, तो इस वजह से
वो फर्म प्राइस मेकर भी है, वो अपनी मर्जी की प्राइसेस खुद से डिसाइड भी कर सकती है, तो वो हाई प्राइसेस डिसाइड करती है। ठीक हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी, जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही हो गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, दूसरा पॉइंट, नो इनोवेशन। अच्छा, अब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं कि मोनोपोली फर्म या मोनोपोली की सिचुएशन में कोई जिद्दत नहीं हो रही होती, इनोवेशन नहीं हो रही होती, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट बैरियर्स होते हैं कि कोई नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती। जब कोई नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं हो सकती और जो एक फर्म है मोनोपोली की, उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही होती, उसे कोई परेशानी नहीं है कि वो अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करे, अपनी प्रोडक्ट को बेटर करे, क्योंकि वो तो उसे तो ऑलरेडी ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है, उसे क्या जरूरत है? ठीक है जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई। चले जी, चले, जज़ाकुमुल्लाह खैर। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अच्छा जी बच्चे, जब वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंड करती है, मार्केट डिमांड के बढ़ने की वजह से अपने आउटपुट लेवल को बढ़ाती है, अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करती है। अब जैसे ही एक्सपेंशन लेवल, प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, और हमने पढ़ा था जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है तो रिसोर्सेज को एडमन करना, उन्हें कंट्रोल करना, उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से भी कॉस्ट पर यूनिट कम होने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाती है, तो फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर चली जाती है। ठीक है जी बच्चे, ये भी बात क्लियर हो गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी बिल्कुल सही हो गया जी, काशिफ साहब बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा जी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा बच्चे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आप में से कोई मुझे बता सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? जी जी, कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? इम्तियाज करना, बिल्कुल ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेशन होता क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? अच्छा बच्चे, एक ही प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स में, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेम प्रोडक्ट एट टू डिफरेंट मार्केट्स, अगर डिफरेंट प्राइसेस पे सेल हो, सेम ही प्रोडक्ट है मगर दो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पे सेल हो रही हैं, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक हो गया जी, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? सेम प्रोडक्ट टू डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस पे सेल होती हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्ट की पावर होती है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइसेस भी चार्ज कर सकती है, क्योंकि उसके पास उसके अलावा तो उसका कोई और क्लोज कंपेटिटर नहीं है। ठीक है ना बच्चे, तो वो क्या कर सकती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकती है जी। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को एफिशिएंट वे में यूज नहीं कर रही होती, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल नहीं कर रही होती, कि वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली भी इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वो अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रही होती। ठीक है ना, इनएफिशिएंट यूज कर रही होती है। इनएफिशिएंट यूज कर रही है वो क्यों? क्योंकि उसे कोई डर ही नहीं है कि कोई और मार्केट में फर्म एंटर हो सकती है। ठीक है ना, तो उसका कोई और क्लोज कंपेटिटर भी नहीं है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को बेटर करे, अपनी कॉस्ट की रिडक्शन की
पॉलिसी अपनाए, स्ट्रेटजी बनाए कोई ऐसी जिससे उसकी कॉस्ट और ज्यादा फर्दर रिड्यूस हो, तो इस किस्म का उसे कोई डर ही नहीं है। इस वजह से वो अपने रिसोर्सेज को इनएफिशिएंट यूज कर रही होती है। अभी किसी बच्चे ने सवाल पूछा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चे, ये हमारा एक क्वेश्चन भी है, मैं इसको सेपरेटली भी डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चे, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम किसी मार्केट आम शॉप पे चले जाएं, किसी कमर्शियल शॉप पे चले जाएं, उससे वहां जाके अगर हम कोल्ड ड्रिंक, स्टैंडर्ड कोल्ड ड्रिंक ले लें या 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक बाय करते हैं, तो हमें 100 रुपीज, 110 रुपीज, 120 रुपीज पे करने पड़ते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। बट अगर बच्चे यही प्रोडक्ट अगर हम किसी रेस्टोरेंट से बाय करें, लेट्स सपोज हम पल कॉन्टिनेंटल से कोल्ड ड्रिंक एक्वायर करते हैं, तो क्या ये सेम प्राइसेस चार्ज करनी पड़ेंगी हमें? नहीं ना, डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती है ना। क्लियर हो गया जी बच्चे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या, सेम प्रोडक्ट, मार्केट्स डिफरेंट है और प्राइसेस भी डिफरेंट, सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पे मिलेंगी टू डिफरेंट मार्केट्स में, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है जी बच्चे, जी बात समझ आ गई। चले जी, इसके अलावा बच्चे नेक्स्ट वन हो सकता है 6 वन, इसे कंज्यूमर सोवेनिटी भी कहते हैं, इसे कंज्यूमर सरप्लस भी कहते हैं। कंज्यूमर सोवेनिटी, आजादी, कंज्यूमर सरप्लस, वो क्या जी बच्चे, मोनोपलिस्ट, मोनोपली की सिचुएशन में क्या होता है, कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। आप मार्केट में गए हैं, आपको एक ही फर्म है और वही प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। वो जैसी भी प्रोडक्ट, जिस क्वालिटी की भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और जिस प्राइस पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको उसी प्राइस पे उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बाय करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी बच्चे। और इसका एक और डिसएडवांटेज भी है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है। क्वालिटी के लिहाज से प्रोडक्ट्स क्या होंगी, इंफीरियर नेचर की। ठीक हो गया जी बच्चे। दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोपोली पार्ट। अच्छा, अब इसके अंदर ना दो कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं इनएफिशिएंसी के। एक इनएफिशिएंसी हमारी कहलाती है जिसे हम सिंपल कहते हैं इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि फर्म कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन मोनोपोली में वो मोनोपोली फर्म जब मार्केट में कोई और कंपेटिटर ही नहीं है, तो वो क्या है, कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करने के बावजूद कि जी कम कॉस्ट पे प्रोडक्शन हो सकती थी, फिर भी उसे हाई कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है। ठीक है जी बच्चे। तो ये कहलाती है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ये क्या कहलाती है, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी होती है कि फर्म कम कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर सकती थी, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ रही है, ये कहलाती है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ठीक है जी बच्चे, मैं ये आपके साथ डिस्कस भी करता हूँ। ये बच्चे ड्रॉबैक्स है, प्राइसेस हायर चार्ज करती है, इसी तरह से कंज्यूमर के पास सोवर्निटी नहीं है, आजादी नहीं है। आपको जिस प्राइस में जिस क्वालिटी की प्रोडक्ट भी फर्म ऑफर कर रही है, आपको उसी प्राइस पे उसी क्वालिटी की प्रोडक्ट बाय करनी होगी मार्केट से। अच्छा, मोनोपोलिस्ट लूजेस इंसेंटिव टू इनोवेट। अब ये इनोवेट ही नहीं कर रही क्योंकि प्लेंटी ऑफ बैरियर्स है, उसे किसी नई फर्म के एंटर होने का डर ही नहीं है। ठीक है, और उससे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और उसके लिए उसे कोई एफर्ट ही नहीं करनी पड़ रही, तो उसे क्या जरूरत है, वो ज्यादा अपनी प्रोडक्ट में इनोवेशन लेके आए। अच्छा, इसी तरह से लार्ज स्केल डिस इकोनॉमीज हमने कहा, जब वो अपनी अब आउटपुट को एक्सपैंड करती है, आउटपुट को एक्सपैंड करने से क्या होती है, उसको रिसोर्सेज को मैनेज करना मुश्किल होना शुरू हो जाता है और उनके इन बिटवीन कोऑर्डिनेट भी नहीं कर पाती। अभी एक बच्चे ने कहा था कि सर्विलियंस सिस्टम को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद बच्चे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, टू डिफरेंट मार्केट्स में सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइसेस पे ऑफर की जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इस केस में प्रोडक्ट की क्वालिटी इंफीरियर होती है और आप अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। अच्छा देखिएगा बच्चे, इस सिचुएशन में ये है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी क्या है, आप इस कॉस्ट पे प्रोडक्शन कर रहे हैं
जबकि आप प्रोडक्शन इस कॉस्ट पे भी कर सकते थे। अगर आप इस कॉस्ट पे प्रोडक्शन करते तो आपकी कॉस्ट कम होती, बट इस पे आपको इतनी हाई कॉस्ट इंकर करनी पड़ रही है। वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको लगानी पड़ रही है उसकी वजह से आप इनएफिशिएंट हो गए, और ये इनएफिशिएंसी आपकी कहलाती है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ठीक है जी बच्चे। अच्छा अब देखिए, पोटेंशियल के आप प्रोडक्शन करेंगे इस कॉस्ट पे, कर सकते हैं, पोटेंशियल है आपकी फर्म के पास, बट आप एक्चुअली कॉस्ट इतनी हाई इंकर कर रहे हैं। पोटेंशियल है, आप जैसे आपके पास पोटेंशियल है कि अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप एक दिन में कुछ 2 से 3 टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, या हाफ चैप्टर तैयार कर सकते हैं, बट आप कर नहीं रहे। ठीक है, आपकी क्या है, पोटेंशियल है, आप चैप्टर तैयार कर सकते हैं हाफ के करीब, बट आप कर नहीं रहे। ये जो आप नहीं कर रहे और जितना कर रहे हैं वो आपकी एक्चुअल है, और पोटेंशियल आपके ज्यादा था। इन दोनों का डिफरेंस, एक्चुअल का और ऑब्जर्व बिहेवियर का जो डिफरेंस होता है, ये कहलाती है एक्स इन एफिशिएंसी। ठीक है जी बच्चे, क्या कहलाती है, एक्स इन एफिशिएंसी। अच्छा जी, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी का एक बच्चे ने कहा, देखिए बच्चे, एक्चुअली कॉस्ट आपको इतनी इंकर करनी पड़ रही है, आप एक्चुअल कॉस्ट इतनी कर रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट आपको ज्यादा लगानी पड़ रही है, जबकि आप पर यूनिट कॉस्ट इतने पे भी प्रोडक्शन कर सकते थे, बट आप ज्यादा प्रोडक्शन या ज्यादा कॉस्ट लगा के प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब लो कॉस्ट पर प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, अब हाई कॉस्ट पर प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपकी ये इनएफिशिएंसी कहलाती है प्रोडक्टिव इनएफिशिएंसी। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई बात मैं ना समझा पाया हूँ? चले बच्चे, बच्चे यहाँ तक पढ़ लीजिएगा। कल भी मैं आपको क्लास का टाइम बता दूंगा, कल भी हमारी इंशाल्लाह क्लास होगी, इससे आगे ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बल्कि आप एक काम कीजिएगा, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ मोनोपोली, ये आपका होमवर्क है, इसे जरूर पढ़िएगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इससे नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करूं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है जी, आपने इसको लाजमी पढ़ना है। मैं इंशाल्लाह इससे आगे शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा अपनी बात को। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बच्चे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, कल संडे है, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा, अगर मुमकिन हो सका तो मैं आपकी क्लास जरूर लूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।